नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राकेश याग आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपकी स्कूल मैनेजमेंट की शानदार सी सीरीज में। प्यारे विद्यार्थियों, शैक्षणिक प्रबंधन का एक बहुत अच्छा सेशन हमारा चल रहा है, जिसमें हमने पिछली कुछ कक्षाओं में हमने प्रबंधन की बात करी है, प्रशासन की बात करी है, शिक्षा की बात करी है और फिर शैक्षिक प्रबंधन दोनों को मिलाकर हमने पढ़ना शुरू किया था। शैक्षिक प्रबंधन पिछली कक्षा में हमने शैक्षिक प्रबंधन को देखा, शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा को लेकर हमने चर्चा करी, उसके पश्चात उसके मूल तत्वों की हमने चर्चा करी और फिर शैक्षिक प्रबंधन के कार्यों की भी चर्चा करी थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज इसी कड़ी को आज शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए हम हमारी बातचीत को गहराइयों में लेके जा रहे हैं। आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा उसको हम प्रारंभ जिस बिंदु से कर रहे हैं वो है शैक्षिक प्रबंधन के संसाधन कौन कौन से चाहिए होते हैं, कौन कौन से संसाधन हैं जो एक शैक्षिक प्रबंधन के लिए हमें अनिवार्य होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, शानदार तरीके से साथ के साथ नोट करते चल रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। आप लोगों को पीडीएफ भी प्राप्त हो रही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि साहब कोई भी विद्यालय या शैक्षणिक संस्थान होगा उसमें कुछ मानवीय संसाधन होंगे। क्या होंगे? कुछ मानवीय संसाधन होंगे। ये बात आप सभी को अच्छे से पता है। बिना मानवीय संसाधनों के कोई भी शैक्षिक प्रबंधन जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। इसी तरह से हम समझते हैं कि इसके साथ कुछ भौतिक यानी फिजिकल रिसोर्सेज भी होते हैं, कुछ भौतिक संसाधन भी होंगे, जैसे विद्यालय का भवन होगा, फर्नीचर होगा, लाइब्रेरी होगी, पुस्तकालय होगा, प्रयोगशाला होगा, खेल का मैदान होगा, छात्रावास होगी। ये सारे के सारे कैसे संसाधन है प्यारे विद्यार्थियों? भौतिक संसाधन है। क्लियर होगी ना? उसके पश्चात आपको बताता हूं वित्तीय संसाधन भी होते हैं। क्या होते हैं? वित्तीय संसाधन, जिनके बिना कोई भी शिक्षण संस्थान जो है उसको संचालित करना क्या होता है? मुश्किल होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? वित्तीय संसाधन कहते हैं। और कुछ जो होते हैं वो सैद्धांतिक संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सैद्धांतिक संसाधन कहलाते हैं। सैद्धांतिक, तो उनके बिना भी कोई भी संस्था जो है उसको रन करना मुश्किल है। अब थोड़ी थोड़ी चर्चा इनके अंदर अपन कर लेते हैं एक बार, फिर अपन इनको थोड़ा जहां पर हमें गहराई से पढ़ने की जरूरत है, जहां पर एग्जामिनर ने प्रश्न बनाए हैं, हम उनकी चर्चा अवश्य करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बेसिक सी जो बातचीत है वो पता होनी चाहिए। जैसे वित्तीय संसाधन आप कह सकते हैं, वित्तीय संसाधन कौन से होते हैं? तो आपको पता होनी चाहिए कि विद्यालयों की जो फीस वगैरह होती है वह वित्तीय संसाधन होती है। विद्यालयों को जो अनुदान प्राप्त होता है, ग्रांट प्राप्त होता है कहीं से, वह इनके लिए क्या होता है? एक तरीके का वित्तीय संसाधन है। वह भी क्या है प्यारे विद्यार्थियों? वित्तीय संसाधन होता है। विद्यालय किसी अन्य प्रकार का शुल्क ग्रहण करता है, शुल्क स्वीकार करता है, तो वह भी इसके लिए क्या है? एक तरीके का वित्तीय संसाधन है। मानवीय संसाधनों की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानाध्यापक भी क्या होता है? एक प्रधानाध्यापक भी क्या होता है? मानवीय संसाधन है। अध्यापक भी मानवीय संसाधन होता है। अध्यापक भी मानवीय संसाधन होता है। बालक जो केंद्र है वह भी इसका मानवीय संसाधन होता है। लिपिक वर्ग जो है, यानी आप कह सकते हैं जो लिपिक वर्ग है वह भी इसका क्या होता है? क्लेरिकल जो है वह भी इसका मानवीय संसाधन होता है। ऐसे ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी क्या होते हैं? इसके मानवीय संसाधन होते हैं। सैद्धांतिक संसाधनों में आप समय सारणी को लिख सकते हैं। टाइम टेबल जो होता है वह सैद्धांतिक संसाधन होगा। समय सारणी लिख सकते हैं। संस्थान के सामान्य नियम जो है वह इसके क्या हो सकते हैं? सैद्धांतिक संसाधन। जैसे विद्यालय को यूनिफॉर्म में विद्यार्थी को यूनिफॉर्म में आना है, इतने बजे आना है, इस तरीके से जाना है, सोमवार को नाखून चेक होंगे, ये सारी चीजें क्या होती है? ये सारी चीजें सैद्धांतिक संसाधनों में आती है। और भौतिक संसाधनों की हमने बात करी थी। विद्यालय भवन जो होगा वह हो सकता है, प्रयोगशाला इसमें आ सकती है, पुस्तकालय इसमें आ सकता है। पुस्तकालय जो है वो भौतिक संसाधनों में आएगा। खेल का मैदान है वह इसमें आएगा। अगर विद्यालय के पास अपना छात्रावास है तो उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। शौचालय है वह भी इसके अंदर क्या होगा? शामिल होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा आज का प्रारंभिक विषय वस्तु रहेगी कि शैक्षिक प्रबंधन में कौन कौन से संसाधन आते हैं। तो हमने सामान्यतः समझा कि 4 प्रकार के संसाधन जो है वो शैक्षिक प्रबंधन में शामिल किए जाते हैं। अब इन 4 में से प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको ऐसे कुछ प्रश्न बताऊंगा जो विगत एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एग्जाम की दृष्टि से, व्याख्याता परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। जैसे मानवीय संसाधनों से प्रश्न पूछा गया है, भौतिक संसाधनों से प्रश्न पूछा गया है। वित्तीय संसाधन इतने महत्वपूर्ण नहीं है। यहां से बस आपको बेसिकली बात याद रखनी है कि अनुदान, फीस, शुल्क ये कुछ वित्तीय संसाधन होते हैं। उसके अलावा सैद्धांतिक संसाधनों में भी आपको थोड़ी बहुत बात याद रखनी है। और मेरे ख्याल से आप भूल भी नहीं सकते कि समय सारणी, विद्यालय के सामान्य नियम इस श्रेणी में आते हैं। इसलिए
आज हम जो चर्चा करेंगे वह मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधनों के बारे में करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहली हमारी जो चर्चा रहने वाली है वो मानवीय संसाधन पर रहने वाली है। किस पर? मानवीय संसाधन, विद्यालय का संसाधन, मानवीय संसाधन। ये हमारी पहली ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर हमारी चर्चा आज के दिन में रहने वाली है। क्लियर होगी बात सभी को? ओके है। तो देखिए, एक एक चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के बारे में। प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, क्या क्या प्रश्न यहाँ पर एग्जामिनर बना सकता है वह चीज आपको जो है पता होनी चाहिए। जैसे प्रधानाध्यापक के बारे में आप क्या कहेंगे? विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसे? विद्यालय का मस्तिष्क कहेंगे। ये भी इसके ऊपर प्रश्न बना हुआ है। मैं वही चीज लिखाऊंगा। देखिए, किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए विषय वस्तु नहीं हो सकती। आप लोगों को सिलेक्टिव स्टडी करनी है। अब हार्ड वर्क की जरूरत नहीं होती, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, सिलेक्टिव अप्रोच रखनी है। हमें विषय वस्तु का चुनाव करते समय ऐसी दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए कि जो विगत एग्जाम्स में पूछी गई है वो या उसके इर्द गिर्द की चीजें हमें पढ़नी होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रधानाध्यापक से पूछा गया प्रश्न है कि विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा प्रधानाध्यापक को। ठीक इसी तरीके से प्रश्न बना है कि साहब विद्यालय प्रबंधन की सर्वोच्च इकाई या शीर्ष इकाई कौन सी होगी? सर्वोच्च इकाई कौन सी होगी? तो आपका आंसर रहेगा सर्वोच्च इकाई कौन सी होगी? तो हम क्या कहेंगे कि साहब जो प्रधानाध्यापक है वो क्या रहेगा? विद्यालय प्रबंधन की सर्वोच्च इकाई। दूसरा एक और प्रश्न बना हुआ है, विद्यालय प्रशासन का प्रशासक किसे कहा जाता है? प्रशासक किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे साहब क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल को। यदि ठीक ऐसे ही प्रश्न बन जाए, विद्यालय कर्मचारियों का समन्वयकर्ता, ये भी प्रश्न बना हुआ है, तो आपको याद रखना है विद्यालय कर्मचारियों का समन्वयकर्ता, विद्यालय कर्मचारियों का समन्वयकर्ता किसे कहा जाएगा? किसे कहा जाएगा? तो आपका जवाब होना चाहिए समन्वयकर्ता हम किसे कहेंगे? प्रधानाध्यापक। तो प्रधानाध्यापक पर ये 3-4 बातें जो है आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। विद्यालय का मस्तिष्क कहा जाएगा, विद्यालय प्रबंधन की शीर्ष इकाई कही जाएगी, सर्वोच्च प्रशासक कहा जाएगा, और जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन सभी काम करने वाले कर्मचारियों के बीच में ये क्या होना चाहिए? एक तरीके से समन्वयकर्ता होना चाहिए। तो ये बात हो जाएगी हमारी किसके ऊपर? प्रधानाध्यापक पर। किस पर हो जानी चाहिए? प्रधानाध्यापक। अब प्रधानाध्यापक से ही हम एक दूसरी सीरीज और बना लेते हैं कि साहब मानवीय संसाधन हमने किसको माना है? अध्यापक को। किसको माना है? अध्यापक। टीचर्स जो होते हैं वो भी मानवीय संसाधन का क्या होते हैं प्यारे विद्यार्थियों? एक प्रकार होते हैं। टीचर्स, अध्यापक जो है वो भी क्या होंगे? बिल्कुल क्या होंगे? विद्यालय प्रबंधन का मानवीय संसाधन। देखिए, इन्हें क्या कहा जाता है? हमारे देश में अध्यापक को राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण किससे होता है? विद्यार्थियों से होता है, एक अच्छे व्यक्ति से होता है, और एक अच्छे व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो विकास कहाँ पर होता है? विद्यालय में होता है। इसलिए हम अध्यापक को क्या कहते हैं? राष्ट्र का निर्माता कहते हैं। अध्यापक के बारे में पूछा गया प्रश्न है कि बताइए नियोजक चर कौन सा होता है? नियोजक चर जो किसी भी विषय वस्तु को धरातल पर उतारने का जो नियोजन किया गया था, ऑफिस में बैठ के जो प्लानिंग की गई थी, उस प्लानिंग को धरातल पर उतारने का कार्य किसका होता है? नियोजक का होता है। ये बहुत बार प्रश्न बना हुआ है, नियोजक चर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए अध्यापक को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अध्यापक जो है वह एक स्वतंत्र चर माना गया है। उसे क्या माना गया है? स्वतंत्र चर माना गया है। अध्यापक को सत्तावादी चर माना गया है। देखिए, सत्तावादी चर, ये अधीन चर नहीं है, ये अधीन चर नहीं। अब आप कहेंगे सर अध्यापक तो अधीन होता है, बिल्कुल अधीन होता है, लेकिन वह कक्षा कक्ष का प्रतिनिधि होता है। वह कक्षा कक्ष का क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। तो विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो वह सत्तावादी चर है। विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो वह सत्तावादी चर है। चूंकि वह सत्तावादी चर है, इसलिए हम उसे स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी मानते हैं। मेरे ख्याल से ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दूसरी चीज हमारी किसके ऊपर कंप्लीट हो जाती है? अध्यापक के ऊपर। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 2 मानवीय संसाधन हमारे कंप्लीट होते हैं। तीसरा मानवीय संसाधन हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बालक। क्या पढ़ेंगे हम? बालक छात्र भी कहा जा सकता है, बालक को अध्येता भी कहा जा सकता है। ये जो होता है ये भी एक तरीके का मानवीय संसाधन है। किसका?
किसका मानवीय संसाधन है? तो विद्यालय का मानवीय संसाधन है। देखिए बालक के ऊपर क्या क्या प्रश्न बने हैं। बालक के ऊपर प्रश्न बने हैं कि बालक को जो है वो योजनाधीन चर बोला गया है। क्या बोला गया है? योजनाधीन चर, यानी जो भी चर, जो भी योजना बनेगी उस योजना के नजर में केवल कौन होगा? विद्यार्थी होगा। कौन होगा? विद्यार्थी होगा। 2016 फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया हुआ है कि बताइए कौन सा मानवीय संसाधन विद्यालय में नाभिक चर होता है? कौन सा विद्यालय में नाभिक चर होता है? तो आपका आंसर होगा बालक। अगर प्रश्न बन जाए कि साहब परतंत्र चर किसे कहा गया है? परतंत्र चर यानी जो दूसरे के अधीन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साहब धुरी चर किसे कहा जाता है? धुरी चर, तो भी आपका आंसर क्या होगा? विद्यार्थी होगा। और हमने कहा कि हमारा जो अधिगम है या ये जो शिक्षा का आधार है उसका केंद्र भी कौन होगा? केंद्र भी कौन होगा? विद्यार्थी होगा। तो केंद्रीय चर, योजनाधीन चर, नाभिक चर, प्रतंत्र चर, धुरी चर, ये सारे के सारी बातें किसके बारे में कही जाती है? बालक छात्र अध्येता के बारे में कही जाती है। क्लियर हो जानी चाहिए यहां तक की बात कि बालक छात्र अध्येता को ही केंद्रीय चर बोला गया है, इसे ही योजनाधीन चर बोला गया है, इसे ही नाभिक चर बोला गया है, इसे ही प्रतंत्र चर बोला गया है, इसे ही धुरी चर। धुरी चर मतलब ये केंद्र है, इसके चारों तरफ ही शैक्षिक प्रबंधन घूमता है। शिक्षा की उचित व्यवस्था किसके लिए की जा रही है? इसी के लिए की जा रही है। तो प्रतंत्र चर हो गया, धुरी चर हो गया, नाभिक चर हो गया और योजनाधीन। नाभिक चर मतलब सेंटर, ठीक है ना। तो ये बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो 3 तरीके के मानवीय संसाधनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब छोटे छोटे 2-3 चरों के बारे में आपको और पता होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा जा सकता है चौथा लिपिक वर्ग। कौन सा वर्ग? लिपिक वर्ग। तो ध्यान रखना लिपिक वर्ग से प्रश्न बना है कि ये तो व्यवस्थापक होता है। क्या होता है? व्यवस्था करता है। और साथ में साथ इसी एक और अन्य कार्य होता है, वह होता है सहयोगकर्ता का। यानी 2 कार्य करता है लिपिक वर्ग। एक तो क्या करेगा? व्यवस्था करेगा और दूसरे कार्य वो क्या करेगा? सहयोगकर्ता करेगा। क्या करेगा? सहयोग करेगा। और ऐसे ही एक और आपको याद रखना है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। कौन से? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। अगर 4th ग्रेड कर्मचारियों से प्रश्न बन जाए तो आपको याद रखना चाहिए कि ये भी मानवीय संसाधन है, लेकिन इनका कार्य केवल क्या होता है? सहयोगकर्ता का होता है। ये केवल हेल्पर के तौर पर क्या होते हैं? शामिल होते हैं। कौन? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। तो ये बात भी आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। अब एक अंतिम मानवीय संसाधन पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह भी आपको थोड़ा बहुत जो है उसका भी नॉलेज होना चाहिए, और वह हमारा है छठा अभिभावक। किसे? अभिभावक, यानी जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उसको हम क्या कहेंगे? अभिभावक कहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावक भी अपने आप में शैक्षिक प्रबंधन का एक बहुत जरूरी मानवीय संसाधन है, बहुत जरूरी मानवीय संसाधन है। क्योंकि विद्यार्थी जो होता है वह 6 घंटे 7 घंटे विद्यालय में रहता है, लेकिन अपने दिन का, अपनी दिनचर्या का अधिकांश दिन वह अपने घर पर ही बिताता है। ऐसे अभिभावक की भी सीधी सीधी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व बनता है विद्यार्थी के शिक्षा स्तर के प्रति। ऐसे में हमारे वर्तमान में अभिभावक इतना जरूरी हो गया है कि हमारा जो RTE है, हमारा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 वाला, इसका एक धारा है, इसकी 30 धाराएं यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन एक धारा है 21। इस 21 धारा में ध्यान रखना, हमने कहा है कि साहब SMC का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता है, वह किनमें से होगा? तो आपका जवाब होगा कि साहब वह अभिभावक में से होगा। तो अभिभावक इतना जरूरी चर है, अभिभावक इतना जरूरी चर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, हम चर्चा कर रहे थे शैक्षिक प्रबंधन के संसाधनों की 4 प्रकार के संसाधन। देखिए, सबसे पहले मानवीय, भौतिक, वित्तीय और सिद्धांतिक। मानवीय और भौतिक को तो आगे पढ़ रहे हैं, सिद्धांतिक और वित्तीय आपने छोटे छोटे देख ही लिए। उसके बाद में हमने मानवीय संसाधन प्रारंभ की, पहला प्रधानाध्यापक को लिया। विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा गया? प्रबंधन की सर्वोच्च इकाई कहा गया। विद्यालय प्रशासन का शीर्ष प्रशासक कहा गया है, और विद्यालय कर्मचारियों का समन्वयकर्ता, कोऑर्डिनेटर इन्हें कहा गया है। अध्यापक जिसे राष्ट्र का निर्माता कहा जाता है, यह नियोजक चर होता है, यह स्वतंत्र चर होता है, यह सत्तावादी चर होता है। ठीक है, ऐसी बालक के ऊपर यदि प्रश्न बन जाए तो यह केंद्रीय चर होता है, योजनाधीन चर होता है, नाभिक चर होता है, परतंत्र चर होता है, और हमने इसे धुरी चर भी कहा है। लिपिक वर्ग की बात करें तो यह व्यवस्थापक होता है, सहयोगकर्ता होता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी केवल सहयोगकर्ता होता है। अभिभावक बहुत जरूरी है। RT 2009 की धारा 21 के तहत SMC का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होगा? अभिभावक होगा। ये हमारी बात जो है वो मानवीय संसाधनों की कंप्लीट हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट संसाधन अपन पढ़ने जा रहे हैं, भौतिक संसाधन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन की दृष्टि से भी एग्जाम में बहुत बार एग्जामिनर ने यहां से प्रश्न बनाए हैं।
बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनाए हैं एग्जामिनर ने भौतिक संसाधनों को लेकर कि निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन नहीं है या है, तो वो तो एक बेसिक सा प्रश्न बनता है। तो जैसे विद्यालय भवन जो है वह सबसे जरूरी क्या होता है, एक तरीके से भौतिक संसाधन होता है। तो यहीं से अपन बहुत अच्छा सा प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन ने किसको लिया है, विद्यालय भवन को। किसको लिया है, विद्यालय भवन। विद्यालय भवन को हमने क्या कहा है, सबसे प्रमुख क्या माना है, अपन ने इसे सबसे प्रमुख भौतिक संसाधन माना है। अब विद्यालय भवन में क्या क्या चीजें हो सकती है, जैसे प्रधानाध्यापक का कक्ष हो सकता है, अध्यापकों का कक्ष हो सकता है, अध्यापक कक्ष जो है वह भी इसका हिस्सा है, पुस्तकालय भी इसका हिस्सा है। पुस्तकालय आपको याद रखना है, अभी अपन ने चर्चा करी थी, खेल का मैदान भी विद्यालय भवन का हिस्सा है। खेल का मैदान होगा। बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय जो हैं वो भी क्या होंगे, विद्यालय भवन का ही क्या है, एक पार्ट है। ऐसे ही आपको याद रखना है, यदि विद्यालय में स्वच्छ पेयजल प्याऊ वगैरह है तो वो भी विद्यालय भवन का हिस्सा है। तो ये कुछ आपको विद्यालय भवन के अंदर याद रखने हैं। भौतिक संसाधन पहला कौन सा पढ़ा है आपने, विद्यालय भवन। तो विद्यालय भवन पे आपको इतनी चीजें जो है वो थोड़ी बहुत आपके दिमाग में होनी चाहिए। कुछ बड़ी बात नहीं है, आसान सी चीजें हैं। उसके पश्चात जो है आपको थोड़ा समय एक अलग बिंदु पे लेके जाता हूं, और वह बिंदु आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, वह बिंदु रहेगा आपके लिए हिसाब विद्यालय कैलेंडर। विद्यालय कैलेंडर भी क्या होता है, एक तरीके से भौतिक संसाधन है। विद्यालय कैलेंडर दो प्रकार के बनते हैं। एक तो आप यूं कह सकते हैं कि जो शिक्षा विभाग जारी करता है। कौन जारी करता है, शिक्षा विभाग। ये जो शिक्षा विभाग द्वारा जो जारी किया जाता है ना, जो पंचांग होता है, यह सत्र पर्यंत, वर्ष पर्यंत नहीं होता। ये वर्ष पर्यंत का मतलब है 365 दिन का नहीं होता, ये सत्र पर्यंत का होता है। यानी एक सेशन कंप्लीट होगा, एक शैक्षिक सत्र कंप्लीट होगा, ये पंचांग शिविर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो इसको हम क्या कहते हैं, शिक्षा विभाग द्वारा जारी होता है, एक बात। तो दूसरा, कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर प्रधानाध्यापक भी क्या करता है, जारी करता है। प्रधानाध्यापक द्वारा जारी। तो आप कहेंगे सर प्रधानाध्यापक कब जारी करता है, तो ध्यान रखना, ये जो कैलेंडर जारी किया है, जो शिक्षा विभाग ने जारी किया है, इसमें भी कभी कभी आवश्यकता होने पर, क्या होने पर, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने का जो जिम्मेदारी होती है वह किसकी होती है, प्रधानाचार्य की होती है। जैसे सर्दी गर्मी का अलग अलग समय होगा, प्रेयर का क्या समय होगा, ये सारी बातें कभी कभी कौन तय करता है, प्रधानाध्यापक जारी करता है। इसलिए हम कहते हैं कि आवश्यकता अनुसार अगर परिवर्तन करने की अधिकार किसी को है तो वह किसको है, प्रधानाध्यापक को। और किस में, शिक्षा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर में। तो कैलेंडर भी हमारे लिए क्या होता है, एक भौतिक संसाधन होता है। अब सबसे शानदार और जबरदस्त चर्चा हमारी रहने वाली है पुस्तकालय पे। देखिए, मैं इन चीजों को थोड़ा शॉर्ट में लेके चल रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर ने जहां जहां से प्रश्न बनाए हैं हम केवल उन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं। हम फालतू यहां पे चर्चा नहीं करेंगे। पुस्तकालय को लेकर पहला शानदार प्रश्न बहुत बार एग्जाम में बना है कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है, तो आप सभी जानते हैं बड़ौदा के नरेश हुआ करते थे, सयाजी राव गायकवाड़। शिवाजी राव नहीं है, सयाजी राव गायकवाड़ बड़ौदा नरेश हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया, देश दुनिया के बहुत सारे देशों में जाकर पता किया कि सेल्फ स्टडी यानी स्व अध्याय कैसे हो सकता है, और उसको लेकर उन्होंने सबसे पहली बार आके बड़ौदा में लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय की स्थापना करी। इसलिए भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक, तो आप कहेंगे सयाजी गायकवाड़। बोल दो इनको, सयाजी गायकवाड़। और कहाँ के थे ये बड़ौदा के नरेश थे, बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़। क्लियर हो जानी चाहिए बात सभी को, क्लियर है ना। अच्छा, पुस्तकालय पे एक बहुत शानदार प्रश्न बना है। यदि प्रश्न बन जाए अध्यापक का सच्चा मित्र कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा पुस्तकालय। आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा है कि श्यामपट होता है। बिल्कुल श्यामपट होता है, लेकिन फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में फर्क होता है, समझिएगा। ये सच्चा मित्र, ये बेस्ट फ्रेंड है, और जो श्यामपट होता है ना, वह केवल फ्रेंड होता है, वो मित्र होता है।
अध्यापक का मित्र श्यामपट्ट है, लेकिन अध्यापक का परम मित्र या सच्चा मित्र कौन होता है? पुस्तकालय होता है। इस बात को गांठ बांध लेना, बहुत बार एग्जामिनर ने यहां से पूछी है। ठीक है, पुस्तकालय होगी। यदि बात आ जाए कि इसे विद्यालय की क्या कहा जाता है, तो आप याद रखना इसे विद्यालय की आत्मा कहा जाता है। इसे विद्यालय की आत्मा कहा जाता है। और ऐसा कहने वाले कौन है, तो वहां पर भी आपको प्रश्न याद रखना है। डॉक्टर राम शरण पांडे, डॉक्टर राम शरण पांडे ने लाइब्रेरी को, पुस्तकालय को क्या कहा है? क्या कहा है प्यारे विद्यार्थियों? तो आपको पता होना चाहिए कि यह विद्यालय की आत्मा जो बताया है वो किसको बताया है? पुस्तकालय को। और किसने बताया है? डॉक्टर राम शरण पांडे ने। यह भी ध्यान रखना है। एक और अच्छी बात आपको बता देना चाहता हूं, यदि एग्जामिनर प्रश्न बन जाए अध्यापक का सर्वश्रेष्ठ या अध्यापक का सबसे बड़ा व्यावसायिक गुण क्या होगा, सबसे बड़ा कमर्शियल क्वालिटी उसमें क्या होगी, व्यावसायिक गुण क्या होगा, तो प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए जिस विषय को वह पढ़ा रहा है उस विषय वस्तु का ज्ञान उसकी सबसे बड़ा क्या है? व्यावसायिक गुण है। उस विषय वस्तु का ज्ञान होना उसकी सबसे बड़ी क्या है? आप यूं मान के चलना कि उसका सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक गुण है। तो ये देखिए, ये बहुत बार मैं केवल 4-5 लाइनों में ये सारी बातें आपको बता रहा हूं, क्योंकि यहां से एग्जामिनर ने प्रश्न बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो हमें याद रखना है, पुस्तकालय भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक श्याजी गायकवाड़ है, बड़ौदा नरेश हुआ करते हैं। और अध्यापक का सच्चा मित्र इसे कहा गया, बेस्ट फ्रेंड कहा गया है। विद्यालय की आत्मा कहा है किसने? डॉक्टर राम शरण पांडे ने कहा है। और अध्यापक का सर्वश्रेष्ठ व्यावसायिक गुण क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान होना। क्लियर होगी बात सभी को? अच्छा, अध्यापक का सच्चा मित्र याद रखना, अध्यापक का सच्चा मित्र आपको पुस्तक दे दिया जाए तो पुस्तक भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुस्तक भी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जो अध्यापक है उसका सच्चा मित्र अपन किसको मान सकते हैं? पुस्तक को मान सकते हैं। और पुस्तक कहां पर है? पुस्तकालय में। तो साहब ये बात आपको जो है वो बेसिक सी बात है, किसके ऊपर पता होनी चाहिए? पुस्तकालय। तो ये एक बहुत अच्छी जो टॉपिक थी हमारी वह कंप्लीट होता है, पुस्तकालय। अब देखिए, हम भौतिक संसाधनों की तरफ पढ़ रहे हैं और चौथा भौतिक संसाधन हम जो ले रहे हैं वो है श्यामपट्ट। श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड। श्यामपट्ट समझिएगा, यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनाने की कोशिश की एग्जामिनर ने, एक बार उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। यदि आपसे पहला तो प्रश्न, मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न बता देना चाहता हूं, क्योंकि श्यामपट्ट को लेकर एग्जामिनर ने बहुत बार प्रश्न बनाए हैं। जेम्स पिलांस नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, जेम्स पिलांस, वो श्यामपट्ट के प्रतिपादक कहे जाते हैं। ये स्कूल मैनेजमेंट का हिस्टोरिकल एक अच्छा प्रश्न बनता है कि बताइए श्यामपट्ट का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? श्यामपट्ट का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए जेम्स पिलांस। क्या नाम है? जेम्स पिलांस। इनको क्या कहा जाता है? श्यामपट्ट का प्रतिपादक कहा जाता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। अब दूसरा प्रश्न अपन ने पहले भी चर्चा कर ली, इसे अध्यापक का मित्र कहा जाएगा। इसे क्या कहा जाएगा? अध्यापक का मित्र। अध्यापक का मित्र कहा जाएगा। क्लियर होगी ना बात सभी को? अध्यापक का मित्र किसे कहा जाएगा? श्यामपट्ट को। अब यहां पर मैं आपसे 2 प्रश्न बताता हूं प्रैक्टिकली, एक का तो आपको जवाब पता होगा। पहला बात तो कि जब एक मतलब शिक्षक और श्यामपट्ट के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक और श्यामपट्ट के बीच में 45 डिग्री का कोण बनता है। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं तो ये एंगल मेरा जो है ये 45 डिग्री का है। तो हम क्या कहेंगे? यहां से भी प्रश्न बना है, शिक्षक व श्यामपट्ट में 45 डिग्री का कोण बनता है। 45 डिग्री का कोण बनता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक यदि मैं प्रश्न पूछ लूं कि बताइए श्यामपट्ट को कैसे साफ किया जाता है? दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो आपका आंसर होगा श्यामपट्ट को हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ। कैसे? श्यामपट्ट सदैव, ये बेसिक बात है लेकिन एग्जामिनर ने प्रश्न बनाए हैं, श्यामपट्ट को सदैव ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर साफ किया जाता है, साफ किया जाता है। अब आप कहेंगे सर नहीं हम तो ऐसे नहीं करते, तो भाई तुम क्या है, तुम थोड़े विशेष हो, ठीक है ना, तुम थोड़े विशेष हो। इसलिए बेसिक बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, बेसिक बातें जो है वो एग्जामिनर ने यहां से पूछी है। श्यामपट्ट के ऊपर आपको जो 1-2 अब फैक्ट की चर्चा अपन कर लेते हैं जो वर्तमान में चल रहे हैं। एक आपने सुना होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला था जब राजीव गांधी जी ने
राजीव गांधी जी ने दूसरी शिक्षा नीति अर्थात एजुकेशन पॉलिसी 1986, हालांकि आधिकारिक तौर पर वो पहली थी, क्योंकि 1968 वाली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसको मान्यता नहीं मिली थी, इसलिए हम आपको यहां पर बेसिक सी बातचीत पता होनी चाहिए कि ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब से प्रारंभ हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि साहब यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यह है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और किसके समय? राजीव गांधी। तो ध्यान रखना, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की देन है। कौन? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। विद्यालयों को भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाने की दृष्टि से यह ऑपरेशन शुरू किया गया था कि प्रत्येक विद्यालय में एटलीस्ट क्या होना चाहिए? एक ब्लैक बोर्ड तो होना चाहिए। इसलिए इस शिक्षा नीति में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था की गई थी। परंतु ये जो ऑपरेशन था प्यारे विद्यार्थियों, लागू अगर करने की बात आई तो ये 1987 में लागू होता है। कब लागू होता है? 1987 में। तो ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में आपको बेसिक सी नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसी बोर्ड से जुड़ी हुई कुछ चीजें और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जहां से भी एग्जामिनर जो है वो आगामी भर्ती परीक्षा में प्रश्न बना सकता है। आजकल आपने सुना होगा डिजिटल बोर्ड प्रोग्राम। ये जो बोर्ड पे अपन पढ़ रहे हैं, ये कार्यक्रम भी हमारे देश में अब चल चुका है। आप सभी जानते हैं कि ये कार्यक्रम की घोषणा बजट 2018-19 में हुई थी, 20 फरवरी 2020 से लागू हुआ था और तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, 2018-19 में उसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। उसके मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हुआ करते थे। उन्होंने 3 वर्षों के लिए इस योजना को लागू किया था कि प्रत्येक विद्यालय में यह क्या है कि साहब एक डिजिटल बोर्ड का कक्ष होना चाहिए। क्लियर होगी? अच्छा, 9 से 12वीं कक्षा तक, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 कक्षाओं को डिजिटल बोर्ड से अध्ययन करवाने की बात करी गई थी तथा साथ ही साथ सभी विश्वविद्यालयों में भी डिजिटल बोर्ड लगाने की बात करी गई थी। इतनी बात अगर आपको डिजिटल बोर्ड प्रोग्राम पर याद रह जाए तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। कौन कौन सी बात? कि किस बजट में प्रावधान, इस बजट में, तो आप कहेंगे सब 2018-19 कि कौन से मंत्रालय द्वारा? MHRD द्वारा। तो मंत्री कौन हुआ करते थे उस समय? प्रकाश जावड़ेकर। कौन हुआ करते थे? प्रकाश जावड़ेकर का नाम याद रखना है। अच्छा, कितने वर्षों में ये काम कंप्लीट करना था? कितने वर्ष में कार्य पूर्ण होना था? तो आपको याद रहना चाहिए 3 वर्षीय कार्यक्रम। ये कैसा कार्यक्रम है? 3 वर्षीय कार्यक्रम इसको बनाया गया था। अच्छा, कौन कौन सी कक्षा बताई मैंने? कक्षा 9 से 12 प्लस विश्वविद्यालय, कक्षा 9 से 12 प्लस विश्वविद्यालय में ये चीज जो है लागू होनी चाहिए थी। अब सबसे शानदार प्रश्न बता रहा हूं कि 2018-19 में ये जो कार्यक्रम चला था प्यारे विद्यार्थियों, ये जो कार्यक्रम चला था कौन सा? डिजिटल बोर्ड प्रोग्राम। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि कौन सी समिति की सिफारिश पर इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। तो आपको पता होना चाहिए प्रोफेसर झुनझुनवाला समिति की सिफारिश पर। तो पता होना चाहिए कि साहब समिति कौन सी बनी थी? तो प्रोफेसर झुनझुनवाला समिति। कौन सी समिति बनी थी? झुनझुनवाला समिति। 3 वर्षीय जो कार्यक्रम है ये प्रारंभ किया गया था। यहां तक की बात समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए इसी डिजिटल प्रोग्राम से मैं आपको 2-5 बातें और बताना चाहता हूं, वो भी एग्जाम की दृष्टि से क्या है? महत्वपूर्ण रहने वाली है। और वह क्या है? यदि आपसे पूछ ले देश का प्रथम हाईटेक कक्षा वाला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि केरला जो है वो देश का पहला राज्य है जिसने, केरल जो है वो देश का पहला राज्य है जिसने विद्यालय की कक्षाएं कैसी कर दी? हाईटेक कर दी। अब देखिए इतनी नॉलेज जो है मैं आप लोगों को प्रत्येक टॉपिक पर देना चाहता हूं और प्रत्येक टॉपिक पर देने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये आपके ऊपर निर्भर रहता है कि आपके अंदर ग्रहणशीलता कितनी है, आप इनमें से कितनी चीजों को एक्सेप्ट कर पाते हैं। बहुत अच्छे से आपको इन बातों का पता होना चाहिए। डिजिटल बोर्ड प्रोग्राम, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में पता होना चाहिए। इससे पहले हमने श्यामपट्ट को लेकर बेसिक बातें करी कि साहब इससे जो शिक्षक है उसका मित्र कहा जाता है, 45 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ऊपर से नीचे की तरफ इसको साफ करते हैं तो ये सारी बेसिक सी बातें जो है वो आपको इसके बारे में होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार इसका जल्दी से। बिल्कुल
ओके है यहां तक सभी को? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो हमारे एक बार देखो, हमने कितने भौतिक संसाधन पढ़ लिए? भौतिक संसाधन पढ़ रहे थे, विद्यालय भवन पढ़ लिया, पुस्तकालय पढ़ लिया, श्यामपट पढ़ लिया। श्यामपट पे हमारी चर्चा चल रही थी। पांचवा भौतिक संसाधन अपन पढ़ने जा रहे हैं। पांचवा भौतिक संसाधन अपन पढ़ेंगे जिसका नाम है समय सारणी। क्या है? समय सारणी। अब आप कहेंगे सर समय सारणी को तो आपने सैद्धांतिक संसाधनों में रखा था। देखिए अपन सैद्धांतिक संसाधनों को अलग से नहीं पढ़ रहे, अपन दो ही चीजें पढ़ रहे हैं, मानवीय और भौतिक। तो जब भौतिक संसाधन पढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं अपन समय सारणी को भी किसमें पढ़ जाएं? भौतिक संसाधन में। इसलिए मैं इसको यहां ले रहा हूं बहुत अच्छे से। अब देखिए, आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, प्रोफेसर बीसी रॉय। प्रोफेसर बीसी रॉय ने टाइम टेबल को विद्यालय का स्पार्क प्लग कहा। स्पार्क प्लग होता है ना, प्लग लगाने वाला, स्पार्क प्लग कहा है। किसको? टाइम टेबल को। किसने? बीसी रॉय ने। तो ये तो आपको यहीं नोट में याद कर लेना है। क्या? प्रोफेसर बीसी रॉय ने इसी विद्यालय का स्पार्क प्लग कहा है। क्लियर होगी ना बात सभी को? तो इतनी सी बात आपको समय सारणी पर याद रखनी, इसलिए मैं इसको एक साथ जो है वो शामिल कर लिया था। ठीक है ना? तो प्रोफेसर बीसी रॉय ने इसे क्या कहा है? स्पार्क प्लग की संज्ञा दी है। मेरे ख्याल से क्लियर है ना यहां तक? ठीक है। छठा आपको याद रखना है फर्नीचर। छठा क्या याद रखना है? फर्नीचर। अब फर्नीचर को लेकर देखिए मैं आपको कुछ बातें जरूर बताना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि फर्नीचर से एग्जामिनर ने प्रश्न नहीं बनाया। फर्नीचर से एग्जामिनर ने बहुत बार प्रश्न बनाने की कोशिश की है। ठीक है ना? फर्नीचर मतलब जिसके ऊपर बैठकर बच्चे पढ़ाई करते हैं या जिसके ऊपर अपना बस्ता रख के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? फर्नीचर कह रहे हैं। और इस फर्नीचर के ऊपर देखिए अच्छे अच्छे क्या क्या प्रश्न बने हैं, आपको पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले तो एक चीज बताता हूं, एक इंग्लैंड का आयोग आया था, एक कमीशन आया था जिसका नाम है इंग्लैंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन के फर्नीचर संबंधी सुझाव। अब यहां से प्रश्न बना हुआ है कि कौन कौन से सुझाव जो हैं वो इंग्लैंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन के हैं अथवा नहीं है। तो फर्नीचर को लेकर जो एग्जामिनर ने प्रश्न बनाए हैं, हम उन्हीं प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अपन एक एक सुझाव जो है वो देखते चलेंगे कि साहब कौन कौन से सुझाव दिए हैं। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साहब लिखने वाली, जिसके ऊपर बच्चा लिखता है, लिखने वाली जो मेज होगी ना, इस मेज का फ्लैट नहीं होना चाहिए। मेज ऐसे फ्लैट नहीं होने चाहिए, ये मेज ऐसे होने चाहिए, यानी कम से कम 15 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो ये बात किसने कही है? इंग्लैंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने कही है। तो लिखने वाली मेज का ढाल विद्यार्थी की तरफ किधर होगा? विद्यार्थी की तरफ होगा। और कितना डिग्री होगा? तरफ होगा। और कितना डिग्री? तो आपका आंसर रहेगा 15 डिग्री। कितना डिग्री? 15 डिग्री जो है आपको ये बेसिक सी बात जो है पता होनी चाहिए। क्लियर होगी ना बात यहां तक सभी को? क्लियर है ना? अच्छा, एक प्रश्न बना हुआ है कि ये जो लिखने वाली मेज होती है ना, इस लिखने वाली मेज की ऊंचाई कितनी होगी? लिखने वाली मेज की ऊंचाई अगर पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है 3 फीट होगी। कितनी होगी? 3 फीट। इस 3 फीट का आधा यानी 1.5 फीट कौन सी होगी? बैठने वाली मेज। तो ये भी याद रखना है, बैठने वाली मेज की ऊंचाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपका आंसर रहना चाहिए कि सर 1.5 फीट। कौन सी? 1.5 फीट जो है उसकी ऊंचाई रहनी चाहिए। क्लियर होगी बात यहां तक सभी को? क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, और इस पे क्या प्रश्न बन सकता है? जो मेज होती है ना, इस मेज की चौड़ाई से प्रश्न बनेगा। मेज की चौड़ाई 12 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, चौड़ाई 12 इंच से कम होनी चाहिए। 12 इंच से कम जो है वो मेज की चौड़ाई होनी चाहिए। अच्छा, दो विद्यार्थी जब बैठते हैं, दो बालक जब बैठेंगे तो उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना कम से कम 18 इंच। कम से कम कितनी? 18 इंच। दो बालकों के मध्य की दूरी, दो बालकों की बैठक व्यवस्था की मध्य की दूरी तो आपको पता होनी चाहिए कि साहब कितनी? 18 इंच। कितनी? 18 इंच। ये आपको जो है किसके बारे में याद रखना है? फर्नीचर के बारे में याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना? तो ये आपके क्या हो गए? एक तरीके का भौतिक संसाधन जितने भी हैं वो आपके क्या होते हैं? यहां तक कंप्लीट होते हैं। क्लियर होगी भौतिक संसाधनों को लेकर? देखिए भौतिक संसाधन एक बार फिर से देखो, आपने
संसाधन पढ़ने थे, वित्तीय, मानवीय, सिद्धांतिक और भौतिक, जिनमें हमने मानवीय और भौतिक संसाधनों को पढ़ना शुरू किया। मानवीय में सबसे पहले प्रधानाध्यापक को लिया, दूसरे नंबर पे अध्यापक को लिया, फिर बालक को लिया, फिर लिपिक को लिया, फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लिया, फिर अभिभावक की चर्चा की। भौतिक संसाधनों में सबसे पहले विद्यालय भवन की बात करी, विद्यालय कैलेंडर की बात करी, फिर पुस्तकालय की बात करी, श्यामपट्ट की बात करी। श्यामपट्ट को लेकर 2 एक्स्ट्रा बातें अपन ने करी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसने शुरू किया था और डिजिटल बोर्ड कार्यक्रम ये कब है, क्या है, सारी चीजें हमारी इसके अंदर हो चुकी है। और उसके पश्चात हमने टाइम टेबल की बात करी, जिसको बीसी रॉय ने क्या कहा था, विद्यालय का स्पार्क प्लग कहा था। यहां तक की बात क्लियर होगी ना सभी को, विद्यालय का स्पार्क प्लग कहा था। फर्नीचर की जब अपन ने बात करी तो साहब इंग्लैंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन के विचार ही महत्वपूर्ण है फर्नीचर को लेकर। इंग्लैंड बोर्ड ऑफ जो एजुकेशन है वह कहता है कि साहब जो लिखने वाली मेज है उसका ढाल 15 डिग्री होना चाहिए, विद्यार्थी की तरफ होना चाहिए, उसकी ऊंचाई 3 फीट होनी चाहिए, बैठने वाली मेज की ऊंचाई 1.5 फीट होनी चाहिए, 2 बालकों के बीच की बैठक व्यवस्था में दूरी 18 इंच की होनी चाहिए, जिस मेज पे बैठ रहे हैं उस मेज की चौड़ाई 12 इंच से कम होनी चाहिए। ये सारी बातें हमने करी। तो साहब ये कौन सा हो गया, ये आपका फर्नीचर हो गया। अब एक छोटा सा आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे विद्यालय अभिलेख, विद्यालय के जो रिकॉर्ड होते हैं वो भी किस में आते हैं, बिल्कुल वो भी चीज मैं यहां पर बता देता हूं। वो भी आपके 7वें नंबर के क्या हो जाएंगे, भौतिक संसाधन हो जाएंगे। कौन कौन से, विद्यालयी अभिलेख, विद्यालयी स्कूल के रिकॉर्ड जो हैं, जैसे जितने भी रजिस्टर हैं वो हो जाएंगे। जितने भी आप लोगों ने देखा होगा सेवा पुस्तिका होती है, सर्विस बुक जिसको बोलते हैं, सेवा पुस्तिका है ना, आप यूं कह सकते हैं बच्चों की अंक तालिका, बच्चों की अंक तालिका कुछ समय तक रखना, ये सारी की सारी विद्यालय अभिलेख में आएंगे। तो ये तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, आप निश्चित तौर पर जो है यहाँ से प्रश्न गलत नहीं करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों ये एक छोटी सी हेडिंग थी जो आपकी कंप्लीट होती है, और वो हेडिंग कौन सी है, विद्यालय के संसाधन, विद्यालय या शैक्षिक प्रबंधन के संसाधन। शैक्षिक प्रबंधन के संसाधनों में आपने कुछ बातें कर ली कि साहब कौन कौन से महत्वपूर्ण संसाधन है, मानवीय और भौतिक संसाधनों को लेकर आपने प्रश्न बनाए, और शानदार तरीके से मेरे ख्याल से यहां पर आपको प्रत्येक बात समझ में आ जानी चाहिए। कोई भी चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपकी गलत हो जाए, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको आज एक ऐसा बिंदु करवा रहा हूं जहां से एग्जामिनर ने प्रश्न बनाए हैं, कुछ ऐतिहासिक तथ्य है, कुछ फैक्ट है, ठीक है ना। इनको जो है घोट के चले जाना एग्जाम में, पक्का यहां से एग्जामिनर प्रश्न बनाता है, हल्के में मत ले लेना इनको। और ये क्या है कि भारत में, हेडिंग बना रहा हूं, भारत में प्रमुख आयोग समिति संस्था संबंधी ऐतिहासिक तथ्य, संबंधी ऐतिहासिक दिनांक जो है वो अपन पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यहां से प्रश्न बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाए हैं एग्जामिनर ने, ठीक है ना। क्लियर होगी बात सभी को कि भारत में जो प्रमुख आयोग हैं, समितियां हैं, कुछ देखिए सभी तो संभव नहीं है, और स्कूल मैनेजमेंट में अगर आप सारी चीजों को लेंगे तो निश्चित तौर पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए मैं केवल उन्हीं चीजों को आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण, किसी न किसी एग्जाम में एग्जामिनर ने वहां से प्रश्न बनाया है। केवल उन्हीं चीजों की चर्चा प्यारे विद्यार्थियों हम करेंगे। क्लियर हो जाती है बात सभी को, क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं चर्चा उन्हीं की करूंगा जो हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात आए। कब आए हैं, स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, ओके। जैसे मैं कुछ महत्वपूर्ण तारीखें लिखूंगा, सबसे पहली तारीख जो है मैं आपके सामने लिख रहा हूं, वर्ष लिख रहा हूं 1948। क्या प्रश्न बना है यहां से, तो आपको याद रखना है कि इस वर्ष भारत में माध्यमिक शिक्षा के नियोजन के लिए, भारत में माध्यमिक शिक्षा नियोजन हेतु एक समिति बनी थी। उस समिति का नाम है ताराचंद समिति। कौन सी समिति है, ताराचंद समिति। ताराचंद समिति कब बनती है, 1948 में। कब बनती है प्यारे विद्यार्थियों, 1948 में। ये बात आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है ना। उसके बाद आपको जो है वो तारीख याद रखनी है, 4 नवंबर। कौन सी तारीख, 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948। सर क्या होता है इस दिन, तो आपको याद रखना है विश्वविद्यालय आयोग, यूनिवर्सिटी कमीशन, विश्वविद्यालय आयोग। मैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की बात नहीं कर रहा, मैं विश्वविद्यालय आयोग की बात कर रहा हूं। विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना अगर पूछ ली जाए तो आपका आंसर होगा
आपका आंसर होगा सर 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948, 4th ऑफ नवंबर 1948। फिर अगली तारीख आपको याद रखनी है प्यारे विद्यार्थियों, और वह तारीख है 23 सितंबर 1952। कौन सी तारीख है? 23 सितंबर 1952। सर ऐसा क्या घटित होता है इस दिन? प्यारे विद्यार्थियों बहुत जरूरी, माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना अगर पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है 23 सितंबर 1952। 23 सितंबर 1952। 23 सितंबर 1952 कौन सी तारीख है? 23 सितंबर 1952 माध्यमिक शिक्षा आयोग की इस दिन क्या होती है? स्थापना होती है। कुछ महत्वपूर्ण तारीखें देखो, करना तो पड़ेगा, लिख लिख के याद करोगे तो निश्चित तौर पर चीजें याद होगी। तारीखों को, वर्षों को कोई घटना के साथ जोड़ते चले जाओ तो कुछ घटनाएं, कुछ तारीखें तो आपको खुद ब खुद याद होती चली जाएगी। ठीक है ना? ये कौन सी तारीख होगी? 23 सितंबर 1952। अब 1953 की एक महत्वपूर्ण तारीख ले रहा हूं मैं, और वह तारीख है 28 दिसंबर। कौन सी तारीख है? 28 दिसंबर 1953। 28 दिसंबर 1953 क्या होता है सर इस दिन? तो आपको याद रखना है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये देखिए, पहले विश्वविद्यालय आयोग बना था, अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की क्या होती है? अनुदान आयोग की स्थापना होती है। जो अनुदान प्रदान करता है ना, उसकी स्थापना होती है। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1955 में है। तो ये 1953 वाली याद रह जाएगी ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको आपने क्या कहा है? यूजीसी कहा है। किसको कहा है? यूजीसी। तो इसकी बात आपको, अब मैं आपको केवल वर्ष बता रहा हूं, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैं केवल वर्ष बता रहा हूं, और वो वर्ष आपको याद रखना है 1955 का। कौन सा? हम सीरियल में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। तो 1955 के इस वर्ष में आपको क्या महत्वपूर्ण तथ्य याद रखना है कि इस वर्ष 1955 में, अभी मैंने बताया कि साहब अखिल भारतीय यानी केंद्र स्तर पर अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया जो माध्यमिक शिक्षा परिषद है, इस माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब होती है? 1955। कब होती है? 1955 में। अब इसी सीक्वेंस में 4 दिसंबर 1957 की तारीख भी महत्वपूर्ण है। 4 दिसंबर 1957 की तारीख भी महत्वपूर्ण है। आरबीएससी की स्थापना हुई थी जयपुर में, जिसे बाद में कहां शिफ्ट कर दिया गया था? अजमेर में। तो वो तारीख भी प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इन सभी चीजों को अपन पढ़ेंगे, इनमें से जो महत्वपूर्ण बातें हैं ना, उन सभी का अध्ययन करेंगे, इसलिए घबराने की बात नहीं है। 4 दिसंबर 1957, देखिए क्रम से पढ़ते जा रहे हैं। इस दिन क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, आरबीएससी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना होती है। स्थापना हुई थी जयपुर में, बाद में इसे पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे कहां भेज दिया था? अपन ने अजमेर में शिफ्ट कर दिया था। ये बात भी आपको 4 दिसंबर को याद रखनी है। ठीक है, 4 दिसंबर के बाद में आपको एक महत्वपूर्ण तारीख याद रखनी है, और वह तारीख रहने वाली 1 सितंबर 1961। कौन सी? 1 सितंबर 1961। सर इस दिन क्या होता है? केंद्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी संस्था शिक्षा के लिए, जिसको हमने क्या कहा है? एनसीईआरटी की स्थापना। किसकी स्थापना होती है? एनसीईआरटी की स्थापना होती है, और ये तारीख कौन सी है? 1 सितंबर 1961 की। क्लियर होगी? क्लियर हो जानी चाहिए यहां तक की बात। ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताओ कितनी बातें होगी हमारी? हाँ, इतनी चीजें जो है आपको इस स्लाइड पर याद रखनी है। ठीक है ना? भारत में प्रमुख आयोग समितियां संबंधी ऐतिहासिक तथ्य है। क्लियर हो जाएंगे ना आपको? यहां तक क्लियर है ना ये बातें? ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब जो है अपन बोर्ड की दूसरी साइड को लेते हैं। 1 सितंबर 1961 पे आ गए, एनसीईआरटी की हमने स्थापना कर दी है। इसके बाद में अपन स्थापना करेंगे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, आरआईई की स्थापना। बिल्कुल, हम इसके बाद में स्थापना किसकी करेंगे? 1 सितंबर 1961 आ गया ना, इसके बाद में अपन जो स्थापना करेंगे वह स्थापना होगी जुलाई 1963 में। कब? जुलाई 1963 में। क्या होगा सर? अभी मैंने आपको बताया क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। कौन से? क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, रीजनल शिक्षा संस्थान की स्थापना हो जाएगी, है ना, जिसको हम आरआईई बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? आरआईई बोलते हैं। ये कब की बात है? जुलाई 1963 की। उसके बाद में आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा मैं, 61 पे भी दो बातें और मैं आपको फिर से बता देता हूं। चलो कोई बात नहीं, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान को आप अच्छे से याद कर लेना, जुलाई 1963 में। ठीक है ना?
अब मैं आपको 1961 की फिर से एक दो चीज बता रहा हूं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साहब देश का पहला सैनिक स्कूल जो सनावर महाराष्ट्र में खुला था वह कब खुला था, तो वो तारीख भी आपके लिए जरूरी है, और वो तारीख है 23 जून की। कौन सी? 23 जून 1961। 23 जून 1961। ये तो आप देश के लिए याद रखोगे। और ये वाली जो तारीख है 7 अगस्त 1961 वाली, 7 अगस्त 1961 वाली, ये तारीख आपको राजस्थान के लिए याद रखनी है, क्योंकि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में पहला सैनिक स्कूल है, वो कब खुला था? 7 अगस्त 1961 को। ठीक है ना? तो अपन यहां पर ये बात जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, 23 जून 1961 क्या कहा? फर्स्ट सैनिक स्कूल। फर्स्ट सैनिक स्कूल जो है वो कहां पर खुला था? तो आपको पता है सनावर में, सॉरी सतारा में, सतारा में खुला था। सतारा कहां पर? महाराष्ट्र में। कहां पर खुला था? महाराष्ट्र में। तो ये छोटा सा याद रखना, पहला सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र में खुला था। 7 अगस्त 1961 को राजस्थान का प्रथम सैनिक स्कूल, राजस्थान का फर्स्ट सैनिक स्कूल, प्रथम सैनिक स्कूल है, वो कब खुलता है? तो आप कहेंगे 7 अगस्त 1961 को। और कहां पर खुला था? तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। कहां पर खुला था? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। क्लियर हो जानी चाहिए बात यहां तक सभी को। ठीक है ना? महत्वपूर्ण तारीखें हैं। अब मैं आपको एक तारीख बताता हूं, 14 जुलाई 1964। 14 जुलाई 1964 दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग की स्थापना हुई। कोठारी आयोग की स्थापना होती है, और यह स्थापना कब होती है? 14 जुलाई 1964। पूरा नाम क्या था? दौलत सिंह कोठारी। क्या नाम था? दौलत सिंह कोठारी। सुनिएगा, क्यों स्थापना हुई थी? आप सभी जानते हैं कि देश आजाद हो गया था 1947 में, और देश के आजाद होने के पश्चात 1964 तक देश में किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा नीति नहीं थी। हम अंग्रेजों के द्वारा चलाई गई उसी पद्धति का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे थे। ठीक है ना? तो ऐसे में तत्कालीन सरकार ने एक बहुत बड़ी शिक्षाविद हैं जिनका नाम अपन ने क्या लिया है? दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी आयोग की स्थापना करी थी, और कोठारी आयोग ने कुछ सिफारिशें, कुछ रिकमेंडेशन दी थी। उन्हीं सिफारिशों को स्वीकार करते हुए हमारे देश में पहली शिक्षा नीति जो आती है ना, वो 1968 में आती है। हालांकि जिसे औपचारिक मान्यता नहीं मिली, जो विरोधी पार्टियां थी, विपक्षी पार्टियां थी, उन्होंने ये कहते हुए विरोध किया कि ये तो केवल एक आदमी की सोच है, दौलत सिंह कोठारी के द्वारा बनाई गई नीतियां हैं, इनको हम शिक्षा नीति नहीं मानेंगे। तो ध्यान रखना, पहली आधिकारिक शिक्षा नीति 1968 में, पहली जो शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी, उसको नहीं माना था। 1968 वाली को नहीं माना था। बाद में 1986 में आएगी, राजीव गांधी के समय, वो भारत की पहली शिक्षा नीति बनी थी। ठीक है ना? और उसके 34 वर्षों पश्चात अब 2020 में फिर से क्या आई है? नई शिक्षा नीति आई है। तो आपको याद रखना है, जुलाई 1964 की ये बात आपको छोटी सी स्मरण रहनी चाहिए। ऐसे ही आपके लिए एक तारीख और महत्वपूर्ण हो जाएगी, और वह तारीख है 24 जुलाई 1968। अभी जिस चीज की मैं चर्चा कर रहा था ना, 24 जुलाई 1968 क्या होता है? तो आपको याद रखना है, इस दिन हमारे देश की प्रथम शिक्षा नीति आती है, लेकिन जिसे बाद में स्वीकार नहीं किया गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ये भारत में प्रमुख आयोग, समिति, संस्था संबंधी कुछ क्या है? ऐतिहासिक तथ्य हैं, ऐतिहासिक दिनांकें हैं। इन चीजों की चर्चा हमारे लिए बेसिकली जरूर होनी चाहिए। मेरे ख्याल से आपको ये बात जो है बातों को उतार लीजिए आप। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, जितने भी संस्थान वगैरह अपन ने अब तक पढ़े हैं, इन सभी की चर्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? सभी की चर्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर साथ के साथ नोट्स भी बना रहे हो तो और ही अच्छी बात है। ठीक है ना? ये आपकी क्षमता पे निर्भर करता है कि आप जो है वो चीजों को किस तरीके से लेते हैं।
बढ़े आगे। तो भारत में प्रमुख आयोग, समिति, संस्था संबंधी ऐतिहासिक तथ्य, इन्हीं ऐतिहासिक तथ्यों की कड़ी में अब अपन एक बहुत शानदार सी हेडिंग प्रारंभ कर रहे हैं, और वो है बहुत जरूरी हेडिंग मैं आपको बता रहा हूं। भारत में हम पढ़ेंगे शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन। ये तो अब हम देखिए हम कहाँ लूथर गुलिक और एफडब्ल्यू टेलर से हम हमारी चीजों को कहाँ लेकर आ रहे हैं, धीरे धीरे भारत पे लेकर आ रहे हैं, फिर राजस्थान में लेकर आएंगे, तमाम चीजें पढ़ेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन एक मैंने अपने संज्ञान से क्रम निर्धारित किया और मेरे ख्याल से आपको वह क्रम बेहद पसंद आएगा और मैं उसी क्रम के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। तो भारत में शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन, और इसमें भी अपन आज के दिन केवल क्या पढ़ेंगे, ऐतिहासिक तथ्य पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऐतिहासिक तथ्य पढ़ेंगे। कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट हैं जो आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, और एग्जामिनर ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनाया है, ठीक है ना। तो बहुत पुरानी बातें अपन करेंगे, बहुत पुरानी बातें अपन इसमें करने वाले हैं, ठीक है। फैक्ट है, तथ्य है, कोई समझाने की चीज नहीं है। उनको आप लिखिएगा, बार बार देखिएगा, चीजें याद होगी। हमें भी याद हुई है, हजारों विद्यार्थियों को हमने अब तक पढ़ाया है, तो उनको पढ़ाने के माध्यम से हमें चीजें याद होगी। तो आप लोगों के लिए तो ये नौकरी का आधार बनेगा, इसलिए आपको तो याद करना ही पड़ेगा। कोई उसमें विकल्प नहीं हो सकता। अगर आप कहें कि सर कोई ऐसा तरीका बताए कि ये चीजें याद हो जाए, तो मेरे ख्याल से प्यारे विद्यार्थियों आप तो हमसे भी ज्यादा दिव्य बुद्धि वाले व्यक्ति हैं। हमें तो 1 या 2 सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए जो है वो हमें तैयारी करनी पड़ रही है। आप लोग तो देखिए कितने विषय पढ़ेंगे और फिर राजस्थान के सबसे श्रेष्ठ एग्जाम को जो है आप क्लियर करेंगे निश्चित तौर पर। और आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ भी रहे हैं। जहां तक अगर आपने तन्मयता से अब तक की क्लासेस को लिया है, तो निश्चित तौर पर मेरा पूरा विश्वास है कि आपको ये चीज समझ में तो आ रही होगी कि हमें जो मिल रहा है वो किताबों से या अन्य चीजों से या अन्य संसाधनों से, अन्य स्रोतों से कहीं श्रेष्ठ है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आपकी यूं मान के चलो कि आपका सिलेक्शन ही हमारा क्या होता है, अंततः एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती है। अभी आपको इस बात का पता नहीं चलेगा, लेकिन जब मैं मेरे बच्चों को इस तरीके की चीजें पढ़ाता हूं, जब वो एग्जाम देकर आते हैं और फिर मुझसे संपर्क करते हैं कि सर आपकी पढ़ाई में से बहुत सी चीजें जो है वो हमने एग्जाम हॉल में देखी है, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो आपके नोट से बाहर गया, तो निश्चित तौर पर उस समय एक शिक्षक जो है वो अपनी वास्तविक कमाई को पहचान पाता है कि मैंने ये कमाया है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से आपको चीजें बताएंगे। संभवतः और जरूरी ये है कि आपके अंदर ग्रहणशीलता होनी चाहिए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। मैंने कहा बहुत पुरानी चर्चाएं करेंगे। अपन सबसे पहली चर्चा 1781 के ऊपर करेंगे। कब करेंगे? 1781 की अपन चर्चा करने वाले हैं। सर क्या है 1781 में? देखिए मैंने कहा ना आज की क्लास थोड़ी सी टफ है आप लोगों के लिए, मुझे पता है आज की क्लास टफ है, लेकिन टफ चीजों को खत्म करना जरूरी होता है। अगर इन चीजों को खत्म नहीं करते तो ये आगे आपको परेशान करती। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक दिन में ये सारी बातें जो है जो आपको परेशान करे वो एक दिन में आप पढ़ लो, और इनको याद करने में भले ही आप 2 दिन का समय लगा दो, लेकिन पढ़ना जरूर है ना, पढ़ना जरूर है। संसाधनों के बाद में जो तथ्य पढ़ रहे हैं वो तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है और टफ भी है, ठीक है ना। सर क्या हुआ था 1781 में? प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, आपको याद रखना है बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल जिनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। क्या नाम है? वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने भारत के अंदर फारसी व अरबी के लिए, किसमें? फारसी व अरबी भाषा के अध्ययन के लिए, अरबी भाषा के अध्ययन के लिए, अरबी भाषा के अध्ययन के लिए कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना करी थी। किसने? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो अध्ययन के लिए कलकत्ता में, अब देखो इसमें समझाने का क्या है, कुछ नहीं है ना, बस याद रखना है कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की है, ठीक है ना। तो ये एक फैक्ट है 1781 में, है ना। हम धीरे धीरे शैक्षिक परिदृश्य पे आ रहे हैं, शैक्षणिक व्यवस्था पे आ रहे हैं कि हमारे भारत में ये व्यवस्था कब से शुरू होती है, ठीक है ना। तो आपको वर्ष कौन सा याद रखना है? 1781। क्लियर होगी बात सभी को? क्लियर है ना यहां तक? ओके सर, ये 1781 वाली बात आपकी कंप्लीट होती है। उसके बाद में देखिएगा दूसरा जो जरूरी वर्ष है वह आपको पता है 1784। कौन सा? 1784। देखिए एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, विलियम जोन्स का। किसका नाम याद रखना है? विलियम जोन्स। नाम बहुत जरूरी है, विलियम जोन्स। और इनसे भी ज्यादा जरूरी है कि सर इन्होंने क्या किया था, वो
क्या किया था वह जरूरी है, और उसके लिए जो है आपको बहुत अच्छे से इस फैक्ट को याद रखना है कि 1784 में विलियम जोन्स ने एशियाटिक, कौन सा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, बंगाल की स्थापना की। सर ये क्या करती थी? तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के अध्ययन के लिए बनाई गई थी। तो ये अच्छा प्रश्न बनेगा यहां से, प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास व संस्कृति के अध्ययन हेतु, संस्कृति के अध्ययन हेतु इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। किसका? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का। क्लियर हो गया ना? ये बात आपको याद रखनी है। कौन से वर्ष की? 1784। इसके 7 साल बाद में एक महत्वपूर्ण घटना 1791, 1791 में होती है, लेकिन उससे पहले फिर से इन दोनों बातों को आप एक बार देख लीजिए। 1781 में बंगाल के गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। इन्होंने फारसी व अरबी भाषा के अध्ययन के लिए भारत के कलकत्ता में किसकी स्थापना करी थी प्यारे विद्यार्थियों? मदरसे की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना की थी? मदरसे की स्थापना करी थी। ठीक है ना? और 1784 में विलियम जोन्स ने क्या किया था? भारतीय संस्कृति तथा प्राचीन भारतीय इतिहास को अध्ययन के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, मैं कह रहा हूं उससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वह कथन आपका ये वाला है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले से भी। ठीक है ना? ओके। उसके बाद में आपको बताया मैंने 7 साल बाद की घटना, और 7 साल बाद अर्थात 1791। कौन सा वर्ष है? 1791। क्या है सर 1791 में ऐसा? तो उस चीज को भी आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेना है कि ब्रिटिश सरकार के रेजिडेंट हुआ करते थे, ब्रिटिश सरकार के रेजिडेंट हुआ करते थे, और उन रेजिडेंट का नाम था डंकन। क्या नाम था? डंकन। डंकन ने बनारस के अंदर संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी थी। ठीक है ना? तो ये नाम बहुत महत्वपूर्ण बनने वाला है। डंकन ने बनारस में, कहां पर? बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की, संस्कृत विद्यालय की स्थापना करी, विद्यालय की स्थापना। क्लियर होगी ना बात सभी को यहां तक? कहां पर? बनारस में। किसकी स्थापना की? संस्कृत विद्यालय की। तो ये फैक्ट आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है ना? किसने? डंकन ने। डंकन कौन है? ब्रिटिश सरकार के रेजिडेंट है। कहां पर? बनारस में। किसकी स्थापना कर रहे हैं? संस्कृत विद्यालय की। इससे पहले विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी है। ठीक है ना? तो ये आपको जो है वो प्रश्न याद रखने ही रखने हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की थी, अरबी भाषा का अध्ययन करने के लिए, अरबी और फारसी का अध्ययन करने के लिए। ओके है यहां तक की रिपोर्ट सभी की? ठीक है साहब। अब देखिए अगली सदी में अपन प्रवेश कर रहे हैं, 19वीं सदी में, और वर्ष आपको याद रखना है 1813। कौन सा वर्ष याद रखना है? 1813। क्यों सर? 1813 का जो चार्टर आया था, कौन? 1813 का जो चार्टर आया था ना, ये चार्टर अपने आप में महत्वपूर्ण है। सर क्या हुआ था इस चार्टर में? तो याद रखना, इस चार्टर के माध्यम से, इस चार्टर के माध्यम से, इस चार्टर के माध्यम से भारत में शैक्षिक प्रबंधन, भारत में शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन, शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन, दो बड़ी बातें हुई थी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से जो अधिकार है ना, तो वो किसने ले लिया? याद रखना, शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन का अधिकार जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था। किसने ले लिया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कब? 1813 के चार्टर के माध्यम से भारत में शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन का अधिकार किसने ले लिया? प्रशासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया। 16 दिसंबर 1900 को स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया। ये बात आपको पता होना चाहिए। न केवल अधिकार में लिया, दूसरी घटना क्या घटी कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। ये कौन सी चार्टर में तय था? ये 1813 के चार्टर में तय था। तो दूसरी बात क्या होगी कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया।
करने का प्रावधान किया गया। ये हिस्ट्री पॉलिटी में भी पढ़ते हैं और यहाँ पर भी जो है आप इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो मैंने दो बड़ी बातें बताई है इस स्लाइड में। 1791 में ब्रिटिश सरकार के रेजिडेंट डंकर ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की क्या की है, स्थापना की है। और 1813 का जो चार्टर है, अभिलेख है, राजपत्र है, इसके माध्यम से शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधिकार में ले लिया था और भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का क्या किया था, कार्य करने की योजना बनाई थी। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों याद रखना है कि इसके 20 साल बाद में अर्थात 1833 के चार्टर में ये जो 1 लाख रुपए की राशि है इसको कितना कर दिया गया था, 10 लाख रुपए कर दिया था। तो इस 1 लाख को अपन आगे कितना कर देंगे, 10 लाख। तो अब अपन को कौन सा याद रखना है, 1833 का चार्टर। कौन सा याद रखना है, 1833 का चार्टर। सर क्या हुआ था इस चार्टर के माध्यम से, तो अभी मैंने आपको बताया कि इस चार्टर के माध्यम से बड़ा काम क्या होता है कि साहब 1 लाख की राशि, 1 लाख की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई, बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष, 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई, प्रतिवर्ष कर दी गई। क्लियर होगी बात सभी को, क्लियर हो जानी चाहिए यहां तक, ओके है ना, ठीक है। तो ये 1833 का चार्टर बन गया। ये कुछ फैक्ट है। अब इन फैक्ट के बाद में आपसे 1-2 ऐसी चीजें बता रहा हूं जो एग्जामिनर ने प्रश्न बनाए हैं, और प्रश्न जो है वो मैं आपसे पहले फैक्ट के रूप में लिख देता हूं। यदि पूछ लिया जाए भारत में शिक्षा महानिदेशक का पद स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, श्रेय किसे दिया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, इसका श्रेय हम किसे देते हैं, लॉर्ड कर्जन को। किसको देते हैं प्यारे विद्यार्थियों, लॉर्ड कर्जन को देते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे बनेगा। भारत में शिक्षा महानिदेशक, सुप्रिटेंडेंट, एजुकेशनल सुप्रिटेंडेंट का पद स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, लॉर्ड कर्जन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, और आप सभी को पता है कि हमारे भारत के प्रथम शिक्षा महानिदेशक जो हुए थे वो H.W. यूरोज थे। कौन थे, H.W. यूरोज। यहीं पे लिख देता हूं, फर्स्ट शिक्षा महानिदेशक हमारे भारत के कौन हुए थे, H.W. यूरोज, H.W. यूरोज। ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्लियर है ना। तो भारत में शिक्षा महानिदेशक का पद स्थापित करने का श्रेय लॉर्ड कर्जन को जाता है। बहुत अच्छी बात। यदि प्रश्न बन जाए कि भारत में शिक्षा विभाग की स्थापना कब हुई, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सारे प्रश्न बने हुए हैं, शिक्षा विभाग की स्थापना कब होती है, तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना 1910 में। कब होती है, 1910 में की गई। कब की गई, 1910 में। ये तारीख याद रखना है। भारत में शिक्षा विभाग की स्थापना कब होती है, 1910 में होती है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। यदि पूछ लिया जाए भारत में आधुनिक शिक्षा या पश्चिमी शिक्षा, वेस्टर्न जो एजुकेशन है, पश्चिमी शिक्षा का जनक, तो आपका आंसर क्या होगा, विलियम बेंटिक। कौन होगा, विलियम बेंटिक। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होगा लॉर्ड मैकाले को लेकर। किसको, लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी जो भाषा है या अंग्रेजी शिक्षा के जनक कहे जाते हैं। कौन, लॉर्ड मैकाले। जबकि जो वेस्टर्न साइड की जो एजुकेशन भारत में प्रवेश करी थी, वह प्रवेश किसके प्रयासों से की थी, विलियम बेंटिक के प्रयासों से। किसके प्रयासों से, विलियम बेंटिक के प्रयासों से की थी। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपको सभी को समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना, ओके। एक छोटा सा आज का लास्ट फैक्ट पढ़ लेते हैं, और वो फैक्ट है 1923 का। विलियम बेंटिक वाली बात होगी, ठीक है। 1923 का जो फैक्ट है वो भी आपको मैं बता देता हूं। वो जरूरी क्या है कि साहब भारत में शैक्षिक प्रबंधन व प्रशासन हेतु 1923 में किसकी स्थापना की गई थी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की। किसकी स्थापना की गई थी, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, परिषद की स्थापना की गई थी। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है प्यारे विद्यार्थियों। देखिए मुझे पता है तुम कह रहे होगे सर बहुत टफ है ये वाला मामला। प्यारे विद्यार्थियों टफ है,
आगे भी चीजें आएगी। स्कूल मैनेजमेंट के जो नंबर होते हैं, मैं थोड़ा सा इनको फ्री के भी नंबर मानता हूं, क्योंकि रटने वाली चीजों से आपके नंबर आ रहे हैं। किससे? रटने वाली चीजों से नंबर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर घबराने की तो आवश्यकता नहीं है। कुछ खूंखार बातें थी, खूंखार बातों को देखो कंप्लीट करके ही खत्म किया जा सकता है। यहां तक तो आपको दिक्कत ही नहीं थी, मामला तो गुरुजी यहां से आया है, तो साहब आपको कुछ बातें तो ये याद रखनी है, लेकिन कुछ बातें इनके साथ साथ 3-4 स्लाइड ये भी है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार तरीके से मैंने ये चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश की है। आपको व्यवस्थित तरीके से अपने नोट्स बनाने हैं और इन चीजों को बार बार घोटना है। ये महत्वपूर्ण तारीखें हैं और तारीखों को जहां आप स्टडी कर रहे हैं ना, वहां से चस्पा कर दो, अपने टेबल के सामने इसको चस्पा कर दो। दिन में एक बार इन पे नजर पड़े, एक दिन में एक भी तारीख याद हुई तो मैं कहता हूं ये सारी की सारी तारीखें आपको याद रहने वाली है। घबराना नहीं है, अभी डेट से घबराना नहीं है, आगे जितनी भी चीजें पड़ेगी ना, सबकी तारीखें होती है, सब में क्या होगी? तारीखें होगी। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, घबराना नहीं है, बहुत व्यवस्थित तरीके से इनको याद करो, लिख लिख के याद करो। मेरा तो यही मानना है। प्यारे विद्यार्थियों, कल मिलते हैं फिर आगे की चीजों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।